चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? पीएन डायोड पढ़ लिए थे। पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है। एक तरफ इंट्रिंसिक कंडक्टर के हम पी टाइप डोपिंग करते हैं, दूसरी तरफ हम एन टाइप डोपिंग करते हैं। जिधर पी टाइप डोपिंग करते हैं उधर नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाता है, जिधर एन टाइप डोपिंग होता है उधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। और डिफरेंस इन कंसंट्रेशन के चलते क्या आता है, आपका डिफ्यूजन करंट आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो डिप्लीशन जोन होता था, डिप्लीशन जोन में आपका एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता था। इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते आपका इलेक्ट्रॉन का आना मुश्किल हो जाता था। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग ये भी पढ़ते कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। जब आपका डिप्लीशन जोन में आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है तो उसके मूवमेंट से जो करंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और स्टेडी स्टेट में आपका डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है। ये सारा बात हम लोग पढ़ चुके थे। अब कहानी यहां से आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, एक बात जान लीजिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि जो आपका पीएन जंक्शन होता था, जो कि हम लोग इस प्रकार से दिखाते थे, ठीक है, जिसमें आपका एक साइड पी टाइप डोपिंग होता था, एक साइड आपका पी टाइप डोपिंग होता था, दूसरे साइड इधर आपका अगर पी होता था तो इधर आपका एन होता था, बीच में आपका डिप्लीशन रीजन होता था। इसको अगर हमें दिखाना हो सर्किट डायग्राम में तो इसका जो सिंबल होता है दिखाने का वो होता है कुछ इस प्रकार से। जब भी आप ऐसा सिंबल देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही है। इसमें जो ये वाला साइड होता है ये आपका बताता है पी साइड को, ये वाला साइड आपका पी साइड को दिखा रहा है, और जो ये वाला साइड है आपको एन साइड को दिखा रहा होता है। ठीक है, तो आपका पीएन जंक्शन डायोड का जब भी सिंबल आप बनाएंगे सर्किट डायग्राम में, जब भी ऐसा सिंबल देखेंगे आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही है। जिधर एक साइड आपका क्या है, पी साइड पी टाइप डोपिंग है इस साइड में क्या आपका एन टाइप डोपिंग है। ठीक है, अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये था आपका पिछले क्लास में पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें आपने पढ़ा था कि सर इस साइड में पी साइड में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स का संख्या ज्यादा हो चुका होगा, इधर नंबर ऑफ होल्स आपके ज्यादा होंगे, और एन साइड वाले में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड वाले में ज्यादा होंगे। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कुछ नहीं है, सिंपली ये है कि भाई आपने क्या किया, ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड था ना, आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से इस तरह से कनेक्ट किया है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी साइड से कनेक्टेड है, और जो आपका बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है वो आपका एन साइड से कनेक्टेड है। आई रिपीट, फॉरवर्ड बायसिंग में आप क्या करते हैं, ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड जो आपने बनाया था पिछले क्लास में इंट्रिंसिक कंडक्टर का डोपिंग करके, इसको आप क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो पी टाइप से कनेक्टेड होगा, और जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होगा वो आपका एन टाइप से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि देखो पहले तो ये आपका नॉर्मल था, ये आपका बीच में क्या था, डिप्लीशन रीजन, जिसका थिकनेस आपका डी था। शुरुआत में जब आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, आपका डिप्लीशन जो रीजन था उसका थिकनेस आपके पास डी था। जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप को कनेक्ट किया, तो यहां पर ये वाला कौन सा टर्मिनल बन गया पॉजिटिव, ये वाला बन गया आपका निगेटिव। अब जरा सोचना कि पॉजिटिव निगेटिव बनने से हुआ क्या। ठीक है, पहले इसको जब आपने कनेक्ट नहीं किया था तो आपका क्या बना था, एक डिफ्यूजन करंट बना था। डिफ्यूजन करंट बना था कुछ इस प्रकार से, आपका डिफ्यूजन करंट आया था। इस डिफ्यूजन करंट आने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जंप करके आया था और होल जब इधर से इधर गया था, यहां पर आपके निगेटिव चार्ज बन गए थे, निगेटिव यहां पर इस टर्मिनल बन गया था, यहां पर आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गया था। ठीक है, और इस पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बनने के चलते यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आना चाहता था, उसको आने में यह पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर रहा था। ये जो आपको लास्ट क्लास में पोटेंशियल बैरियर यही तो पढ़ाया गया था कि जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है इन दोनों हिस्सों पर, डिप्लीशन रीजन के दोनों एंड्स पर जब आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तब जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आने की कोशिश करता है उसको ये पोटेंशियल बैरियर रोकता है। ठीक है, बट जैसे ही आपने यहां पर बैटरी से कनेक्ट किया, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर निगेटिव टर्मिनल है, तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन्स को ये पोटेंशियल बैरियर, यहां का पोटेंशियल बैरियर जिन इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक रहा था इधर,
उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब इधर आना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल बना है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। सेम चीजें यहां पर होल्स के साथ होंगी। होल्स के लिए इधर जाना पहले मुश्किल था ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, बट अब जो आपका नेगेटिव टर्मिनल बन चुका है ये क्या करेगा, होल्स को अपनी तरफ पुल करेगा। आई बात समझ में? तो यहां पर होगा क्या, धीरे 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 जो आपका डिप्लीशन रीजन बीच में बना है, इसका थिकनेस डी था, इसका थिकनेस क्या होगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। कैसे कम होते जाएगा भाई, इसने पहले क्या करके रखा था, इसने पहले होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करके रखा था। कितनी दूरी पर सेपरेट करके रखा था, आपका डी दूरी पर सेपरेट करके रखा था। आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को जिन इलेक्ट्रॉन्स को इसने उधर सीमित करके रखा था उन इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लिया, और होल्स को जिसने इसको जो पोटेंशियल बैरियर होल्स को यहां पर रखा था उस होल्स को इसने इधर खींच लिया। तो होगा क्या, ये जो दोनों के बीच का गैप था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जैसे आप V की वैल्यू बढ़ाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन का जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या होगा, कम होते जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो रेजिस्टेंस था इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, जो रेजिस्टेंस हो रहा था वो भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से और ज्यादा भागेगा, होल्स यहां से और ज्यादा भागेगा, तो आपका करंट का वैल्यू क्या है, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होते जाएगा। ये होता है आपका फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आप इसको ग्राफिकली दिखाएंगे, ग्राफिकली यहां पर जो करंट है वो पोटेंशियल के साथ कैसे वेरी करेगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए इधर आप इधर दिखा रहे हैं करंट को, ठीक है, और इधर है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक। इधर आपका शुरुआत में जब तक यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर, जब तक आप धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किए थे, शुरुआत में तो यहां पर कोई पोटेंशियल बैरियर होगा। जब तक आप पोटेंशियल बैरियर नहीं पहुंचे थे तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है स्टेडी करंट में ड्रिफ्ट करंट, स्टेडी स्टेट में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो गया था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। बट जैसे ही आपने पोटेंशियल बैरियर तक आप यहां पहुंचे, जब तक आप पोटेंशियल बैरियर पहुंचेंगे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बट जैसे ही आपने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस किया, अब जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले रुका हुआ था यहां पर, अब वो खींच करके इधर आना शुरू हो जाएगा, होल्स उधर जाना शुरू कर देंगे, करंट बढ़ते लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी थिकनेस कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे यहां का, वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम होगा, थिकनेस कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट और बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो आपका जो करंट का वेरिएशन है पोटेंशियल के साथ वो कुछ आपका इस प्रकार से होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो आपका जो करंट है वो बढ़ते जाएगा। आया बात समझ में? तो ये था आपका फॉरवर्ड बायसिंग। इसको आप अपने शब्दों में यहां पर लिख लीजिए कि यहां पर हो क्या रहा है कि इन फॉरवर्ड बायसिंग, यहां से लिखना शुरू करते हैं कि इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग, the p-type doped region of p-n junction diode, the p-type doped region of p-n junction diode is connected to the positive terminal of the battery, and n-type is connected to नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, जब आप ये कनेक्शन कर देते हैं तो अगला स्टेप क्या होता है कि the electrons which are in higher concentration, the electrons which are in higher concentration in n side are attracted towards the positive terminal, and the holes on p side are attracted towards n side, are attracted towards negative terminal। पहले यहां तक लिखिए, हम कुछ इंक इसमें डाल लेते हैं। हो गया? आगे लिखिए कि ड्यू टू द फ्लो
due to the flow of electrons and holes in opposite direction across the depletion region the thickness of depletion region decreases and therefore the resistance also starts decreasing once the potential barrier is overcome. इस पूरी कहानी का सारांश यही है कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग में जब आप ऐसा सेटअप बनाते हैं कि पी साइड वाले डोपिंग को आप पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड वाले डोप रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो यहां पर बन गया पॉजिटिव, यहां बन गया नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एन साइड में है वो आपके अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, होल जो आपके पी साइड में है वो अट्रैक्ट होंगे आपके नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ, जिसके चलते होगा क्या कि आपका डिप्लीशन रीजन का थिकनेस जो है वो कम होते जाएगा। थिकनेस कम होते जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती जाएगी और करंट जो है वो आपका बढ़ते जाएगा। किसमें? फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी टाइप, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन के अंदर। लिखिए इसको। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहां पर डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम होने से रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, तो आप ऐसे समझिए कि जो डिप्लीशन रीजन था इसने क्या कर रखा था, पहले इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को सेपरेट करके रखा हुआ था। अब जैसे जैसे इसका थिकनेस कम होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल्स के लिए दोनों के लिए दूसरे साइड में जाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, फ्लो करना आसान हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो है आपकी वो कम होते जाएगी। अब जरा एक बात बताइए, आपने पढ़ा था ओम्स लॉ पढ़ा था, जो आपका बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता था, ओम्स लॉ कब वैलिड होता था, मेटल्स में, कंडक्टर्स में, जहां क्या होता था आपका कि जब आप अगर वहां पर इसके लिए आपका I वर्सेस V का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया है। अगर आप ओमिक कंडक्टर्स के लिए अगर आप बनाएंगे, आप I वर्सेस V का ग्राफ जो आप बनाएंगे, जहां पर करंट यहां पर दिखाएंगे, V यहां पर दिखाएंगे, तो कैसा ग्राफ बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट और वोल्टेज एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसका जो स्लोप होता था, यहां पर जो आपका स्लोप होगा, क्या होगा स्लोप आपका, यहां पर जो आपका स्लोप होगा वो होगा tan थीटा, जो होगा tan थीटा वो क्या होगा, I/V, ठीक है। I/V मतलब क्या, 1/R। तो यहां पर आपको R अगर निकालना हो, रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 1/tan थीटा, मतलब आप क्या करेंगे, 1/स्लोप करेंगे। ये कब करते थे हम लोग, ये सारी बातें तब करते थे जब आपका ओम्स लॉ वैलिड होता था। क्या यहां पर ओम्स लॉ वैलिड है? यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या था, रेजिस्टेंस जो होता था वह कांस्टेंट होता है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था। बट यहां पर आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस समय के साथ जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस घटते जा रहा है, और रेजिस्टेंस घटते जा रहा है तो करंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। करंट बढ़ यहां पे भी रहा है, बट यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, बट यहां पर प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर आप रेजिस्टेंस बोलेंगे तो कैसे आप यहां पर आप रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर जो आपका रेजिस्टेंस डिफाइन होता है वो आपका डिफाइन होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या डिफाइन होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक शब्द का मतलब ही है गतिशील, गतिशील जो आपका परिवर्तित हो रहा है। तो क्योंकि आपका रेजिस्टेंस यहां पर फिक्स्ड नहीं है, रेजिस्टेंस का कोई फिक्स्ड वैल्यू आपको मिल नहीं रहा है, तो आप यहां पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा आप उसको क्या नाम देंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। और कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी की वैल्यू अगर मेरे को बोल दी जाए कि आरडी का वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? आप एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका स्लोप है tan थीटा, अगर आप यहां पर देखेंगे स्लोप का वैल्यू, तो यहां पर थीटा कम है, यहां पर आपका थीटा क्या है, बढ़ चुका है।
यहां पर आपका थीटा क्या है, यहां पर अगर आप थीटा देखेंगे यहां पर आपका थीटा कितना है, तो यहां पर आपका जो थीटा है वो और भी क्या है, और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ में आपका थीटा जो है tan थीटा स्लोप है आपका वेरी कर रहा है। तो यहां पर जब भी आप रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस आरडी को डिफाइन करेंगे तो आपको लोकली डिफाइन करना पड़ेगा। आप जिस जगह पे निकालना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप यहां पर निकालना चाहते हैं तो आपने क्या किया, एक छोटा सा यहां पर ग्राफ का स्ट्रिप कट किया, यहां पर आपका चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा dv, और ये कितना हो जाएगा di। तो यहां पर फॉर स्मॉल, यहां पर बहुत से स्मॉल, यहां पर बहुत स्मॉल चेंज के लिए आप स्लोप क्या लिखेंगे, स्लोप जो आपका होगा tan थीटा वो आपका कितना होगा di अपॉन dv। तो यहां से आप निकाल लेंगे स्लोप tan थीटा, और रेजिस्टेंस आपको पता है rd क्या होगा dv अपॉन di, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन आई, ठीक है। तो आप यहां से क्या हो जाएगा 1/tan थीटा मतलब 1 बाई स्लोप। आया बात समझ में। तो यहां पर आप जब भी रेजिस्टेंस की बात करेंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका हर समय चेंज कर रहा है, जहां का आपको निकालना है वहां पर आप dv/di निकालेंगे। dv/di निकाल करके मतलब dv/di निकालने का मतलब है कि i और v के ग्राफ में आप tan थीटा निकालेंगे, 1/tan थीटा करेंगे, 1 बाई स्लोप करेंगे, आपको rd की वैल्यू पता चल जाएगी। आई बात समझ में, लिख लीजिए। ये समझ में आया, फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आया, डायनेमिक रेजिस्टेंस समझ में आया। अगला हेडिंग आपका है, अगला हेडिंग तो आपने पहले ही डाल लिया है, अब आप डाल लीजिए रिवर्स बायसिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स बायसिंग क्या होता है। चलिए जी, तो रिवर्स बायसिंग में भी क्या होगा, हम सेम चीज वही करेंगे। अपना पीएन जंक्शन डायोड हमने ले लिया जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में लिए थे, और इस बार क्या करेंगे, बस जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग में किया था सेम उसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये सपोज करिए आपका पीएन जंक्शन डायोड है, इधर आपका पी टाइप डोपिंग है, इधर है आपका एन टाइप डोपिंग, ठीक है। ये है आपका क्या, ये है आपका सपोज कर लीजिए ये जो बीच में आपका रीजन बना हुआ है ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। ये आपका क्या है, डिप्लीशन रीजन आपका बना हुआ है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन आपका बना हुआ है। अब आपने क्या किया था पिछले केस में कि आपने पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था। इस बार ही आप क्या करेंगे कि पी साइड को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप सर्किट डायग्राम में दिखाओगे आप इसी चीज को, तो आप कैसे दिखाओगे, ये आपका पीएन जंक्शन, ठीक है। इसको आपने क्या किया है, पॉजिटिव, ये आपका कौन सा साइड दिखाता था, पी, ये आपका दिखाता था एन, तो पी को आपने क्या किया है, आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड को आपने क्या किया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब देखो ये बीच में आपका डिप्लीशन रीजन, इधर आपको पता है क्या होता है, इधर आपके होल्स ज्यादा होते हैं पी साइड में, पी साइड में क्या होंगे, होल्स ज्यादा होंगे, और एन साइड में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, एन साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। बट एक बात बताओ, इधर अभी क्या है, इधर है आपका निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहां पर आपका निगेटिव पोटेंशियल, या आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड तो यहां पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। पिछले केस में हो क्या रहा था कि यहां पर पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे थे और इधर की तरफ आ रहे थे। इस बार क्या है कि यार पॉजिटिव तो इधर ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिधर ज्यादा है पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही बैठा है, और जिधर होल्स ज्यादा है निगेटिव टर्मिनल तो उधर ही बैठा है। तो एक दूसरे को क्रॉस करके तो कभी नहीं है मिलने वाले। क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ खींचेंगे और सारे होल्स जो इधर की तरफ खींचेंगे। मतलब जो डिप्लीशन रीजन पिछले बार में कम हो रहा था जिसका थिकनेस, इस बारी में उसका थिकनेस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। समझ रहे हो, अगर डिप्लीशन रीजन बढ़ने लगेगा इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए एक दूसरे के इसको क्रॉस करके इस तरफ से इस तरफ आना या फिर इस तरफ से इस तरफ जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा है, पहला चीज कि आपका डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ रहा है और थिकनेस बढ़ने के चलते क्या आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला चीज आप यहां पर लिखेंगे कि थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। दूसरी बात, थिकनेस बढ़ने के चलते क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, ये भी आपका बढ़ गया। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस थिकनेस बढ़ चुकी है, रेजिस्टेंस भी बढ़ चुका है, करंट यहां पे फ्लो करेगा,
पिछले केस में क्या था, पिछले केस में डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम होने लगा था, रेजिस्टेंस कम होने लगा था, करंट आपका बढ़ने लगा था जैसे ही पोटेंशियल बैरियर को आपने ओवरकम किया था। बट यहां जो पोटेंशियल अप्लाई हुआ है वो तो आपके पोटेंशियल बैरियर को और बढ़ा रहा है, वो तो पोटेंशियल बैरियर को और सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्लो करना इन साइड से पी साइड और होल्स के लिए फ्लो करना पी साइड से इन साइड पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो क्या यहां पर करंट फ्लो करेगा? करेगा, कम करेगा। और जो कम करेगा वो क्यों करेगा ये भी हम लोग को पढ़ना है। पहला चीज तो आपने इतना तो समझ गए कि भाई पिछली बार जो आपका करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था वो तो नहीं होगा, करंट इस बार क्या होगा? कम होगा। बट सबसे बड़ी बात है कि अगर कम होगा तो क्यों होगा। आपने पढ़ा था कि भाई ठीक है इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, इधर होल्स की संख्या ज्यादा है, बट आपने ये भी पढ़ा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से आपका डिफ्यूज करके इधर आके बैठे होते हैं और कुछ होल्स जो है वो आपका यहां पर आपके इधर से डिफ्यूज करके यहां पर आके बैठे होते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो दोनों साइड में मौजूद है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है बट यहां पर माइनॉरिटी में है, यहां पर होल्स है बट यहां पर माइनॉरिटी में है। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये तो अपोजिट साइड्स में अट्रैक्ट होंगे। यहां पे जो होल घुस करके बैठा था माइनॉरिटी बन करके वो अब क्या होगा, वो आपके इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा और यहां जो आपका इलेक्ट्रॉन घुस करके बैठा था माइनॉरिटी चार्ज बन करके वो आपका क्या होगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा। तो इनके फ्लो करने की वजह से क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा और बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा। तो अगर आप यहां पर इसको ग्राफिकली पहले आप इतना लिखिए, इस फिगर को बनाइए और इतना लिखिए। यहां एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, करंट फ्लोज वेरी स्मॉल, करंट फ्लोज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, because of minority charge carriers. Current flows in very small amount, current flows in very small amount because of minority charge carriers. लिख लीजिए। अब देखिए अगर आप इसी चीज को जैसे पिछले केस में आपने करंट और वोल्टेज का ग्राफिकल वेरिएशन दिखाया था, सेम अगर आप रिवर्स बाइसिंग में भी करंट और वोल्टेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा आपका। सपोज कर लीजिए यहां पर आप दिखा रहे हैं करंट को और इधर आप दिखा रहे हैं वोल्टेज को। पिछले केस में क्या हुआ था, करंट जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका वेरी किया था। इस बार क्या होगा, आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे और निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। पहले आपका पॉजिटिव डायरेक्शन वोल्टेज बढ़ाने थे, तो आपने वोल्टेज का जो आपका क्या बोलते हैं उसको पोलैरिटी उसको रिवर्स कर दिया, आपका वोल्टेज निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो अभी जो आपका करंट है वो कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, बहुत कम अमाउंट, पिछले केस से बहुत कम अमाउंट और कुछ इस प्रकार से आपका करंट आएगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बना लीजिए इसको। ये तो यहां पर आप लिख लो, ये फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपका फॉर फॉरवर्ड बायसिंग और ये आपका क्या, फॉर रिवर्स बायसिंग। हो गया। तो अब दोनों को, फॉरवर्ड बायसिंग को और रिवर्स बायसिंग को आप समझ चुके हैं। अब दोनों को एक साथ एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले केस में आपने क्या किया था, फॉरवर्ड बायसिंग में यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल बनाया था, यहां निगेटिव टर्मिनल बनाया था, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो कर रहे थे, होल्स यहां से यहां फ्लो कर रहे थे। डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम हो रहा था, रेजिस्टेंस कम हो रहा था तो करंट जो है आपका बढ़ रहा था। क्या यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर रेजिस्टेंस जो है आपका क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस जो है आपका वो लो हो रहा है। ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा है कि अगर आपने यहां पर निगेटिव बना दिया, यहां पॉजिटिव बना दिया, तो जो होल्स थे आपके इस साइड में वो इधर ही रह जाएंगे, उसको और इधर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये और अपनी तरफ खींच लेगा, थिकनेस डिप्लीशन रीजन का बढ़ जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बायसिंग में आप क्या बोल रहे हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा। ठीक है। आइडियल केस में क्या होगा, देखिए आइडियल ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे आइडियल गैस होता नहीं है, बट हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आइडियल केस। तो आइडियल केस में क्या होगा कि हम ये मान लेते हैं कि यहां पर आप बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपका लो है। कितना लो है, आइडियली हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
आइडियल केस में आप मान लेंगे कि आपका रेजिस्टेंस यहां पर हाई है, कितना हाई हो जाएगा, तो इन्फिनिटी, बहुत हाई हो जाएगा। और इन्फिनिटी हो जाने का मतलब है कि एक भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, मतलब जो आपका डायोड है वो कैसा बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर की तरह, मतलब करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो आइडियल केस में, इन आइडियल केस पीएन डायोड बिहेव्स एज broken wire in reverse biasing। और यहां पर लिखिए in ideal case the PN diode behaves as short wire in forward biasing, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फुल करंट फ्लो करेगा। अगला हेडिंग डालिए, ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या होता है सर ये ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड? ब्रेकडाउन मतलब कुछ नहीं है, सिंपल ये बोलता है भाई कि जब आपने बोला कि सर आप फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बट अगर आप रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि करंट बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर करंट आपका फ्लो कर रहा है, करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है। बट देखा ये गया कि अगर आप रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज बढ़ाते चले गए, मतलब अगर आप नेगेटिव साइड में वोल्टेज बढ़ाते चले गए, तो एक ऐसा भी वोल्टेज आता है, ये कौन सा है, ये आपका रिवर्स बायसिंग का केस है। यहां पर हम लिख देते हैं ऊपर में फॉर रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो ये देखा गया भाई कि पहला तो ये देखा गया कि यार रिवर्स बायसिंग में करंट आपका बहुत कम है, बट ये देखा गया कि अगर आप नेगेटिव साइड में, मतलब रिवर्स बायसिंग में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते चले गए तो एक ऐसा भी वोल्टेज आता है जहां पर करंट आपका अचानक से बढ़ जाता है। करंट यहां तक बिल्कुल नहीं था, नील के बराबर था, बहुत कम था ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बट एक ऐसा वोल्टेज आता है, एक सर्टेन वोल्टेज, जहां पर आपका जो करंट है ना वो अचानक से स्पाइक कर जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, VZ मतलब जीनर वोल्टेज बोलते हैं या फिर इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं क्या, VA मतलब एवालांचे वोल्टेज, अवलांचे वोल्टेज। और अभी हम पढ़ेंगे कि यार ये क्यों हो रहा है, इस सर्टेन पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये करंट में स्पाइक क्यों हो रहा है, ये क्या है, जीरो ब्रेकडाउन क्या है और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या है। इसी को एक सर्टेन वोल्टेज पे रिवर्स बायसिंग में करंट के अचानक से बढ़ जाने को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें हम पहला पढ़ेंगे जीनर ब्रेकडाउन, फिर हम पढ़ेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन। बना लीजिए इसको, साथ में डेफिनेशन भी यहां पर लिख लेना कि द वोल्टेज at which the current increases suddenly in reverse biasing is called Zener voltage or avalanche voltage लिखिए। तो आपने बोला कि सर रिवर्स बायसिंग में एक ऐसा भी स्टेज आता है, एक ऐसा भी वोल्टेज आता है जहां पर करंट जो पहले आपका लो था वो अचानक से स्पाइक कर जाता है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और ब्रेकडाउन भी दो प्रकार से होते हैं, एक आपका ब्रेकडाउन होता है जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा होता है आपका एवालांचे ब्रेकडाउन। जिस वोल्टेज पर आपका ये ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज या एवालांचे वोल्टेज। तो अब ये क्यों होता है, किस फिनोमिना, किस प्रोसेस के थ्रू ये होता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला आपके दो तरीके से होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन दो हैं आपके, पहला आपका जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा आपका एवालांचे ब्रेकडाउन। तो पहला हेडिंग डालिए जीनर ब्रेकडाउन। देखो जीनर ब्रेकडाउन, पहले तो आप हेडिंग डाल लो यहां पर क्या, जीनर
जीनर ब्रेकडाउन, मतलब ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है या अचानक से जो जीनर वोल्टेज आने पर आपका करंट बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? तो जीनर ब्रेकडाउन होने के लिए पहले आपका दो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। पहला आपका क्या होना चाहिए? डोपिंग शुड बी हाई, पहला तो ये। दूसरा ये होना चाहिए कि आपका थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन शुड बी लो। मतलब आपका डिप्लीशन रीजन जो है वो बहुत पतला होना चाहिए, बट अगर ये पतला हुआ तो इससे होगा क्या? देखो होगा ये कि आपको पता है कि इसका थिकनेस, मान लीजिए आपके डिप्लीशन रीजन का सपोज कर लो थिकनेस है डी। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस आपका जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन डी। हम लिख सकते हैं। V कौन सा वोल्टेज है? जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? इस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू में आपका क्या था? जब आप रिवर्स बायसिंग होता है, शुरुआत में आपका करंट बिल्कुल लो होता है। आप क्या कर रहे हैं? वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। और आपका जो थिकनेस आपने ले रखा है डिप्लीशन रीजन का, थिकनेस आपका क्या है? बहुत कम है, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत ज्यादा है और डिनोमिनेटर बहुत कम ऑलरेडी पहले से है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा बन जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा बन गया तो होगा ये कि मान लीजिए इसी डिप्लीशन रीजन को हम यहां पर दिखा रहे हैं जूम करके, ठीक है। इसी को हम जूम करके यहां दिखा रहे हैं। आपने बोला कि इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। V आप बढ़ा रहे थे, D आपका पहले से कम था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो बहुत हाई बन गया। अब इससे होगा क्या कि इस डिप्लीशन रीजन में जो आपके सिलिकॉन एटम्स होंगे, जो आजू बाजू आपके बॉन्ड बना करके बैठे होंगे, इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इनका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपका ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। यहां से कोवेलेंट बॉन्ड से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर यहां पर निकलना शुरू हो जाएंगे तो आपका यहां पर क्या बनना शुरू हो जाएगा? होल्स बनना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, ये बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। और अगर आपके नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो होगा क्या? आपका इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या करेगा? मूव करना शुरू करेगा। और जब आपका इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मूव करना शुरू करेगा तो क्या बनेगा? करंट बनेगा। आया बात समझ में? आपने बोला था यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव टर्मिनल था, यहां पर आपका नेगेटिव टर्मिनल था। तो जो आपका होल यहां पर रिलीज हुआ, जो आपका होल निकला वो किस तरफ भागेगा? वो आपका इस तरफ भागेगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला वो आपका इस तरफ भागेगा। और इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से आपका क्या हुआ? करंट डेवलप हुआ। और इसी वजह से जीनर वोल्टेज, जैसे ही आप जीनर वोल्टेज पर पहुंचे, जैसे ही आपका वोल्टेज इतना हाई हुआ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स निकले और जब ये मूव करना चालू किए तो आपका करंट क्या हुआ? स्पाइक कर गया। ये होता है ब्रेकडाउन का पहला तरीका, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, इसको बनाइए, लिखिए। इसी प्रोसेस को, जो फिनोमेना आपका हो रहा है, इसी को आप अपने स्टेटमेंट में भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे जब आप नोट्स रिवाइज करें कि when the voltage is increased in reverse biasing, then due to very small thickness of the depletion region, the electric field across the depletion region increases, and when it reaches a certain value, then the covalent bonds present in depletion region start breaking, thereby creating new electron hole pairs.
new electron hole pairs, and due to the movement of these new current carriers, the current increases suddenly after reaching Zener voltage। देखिए अगला हेडिंग डालिए एवालांचे ब्रेकडाउन। जो हमने बोला कि टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन दो होते हैं, एक आपका जीनर हमने पढ़ लिया, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवालांचे ब्रेकडाउन। तो एवालांचे ब्रेकडाउन में क्या होगा, इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो आपका एवालांचे ब्रेकडाउन हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि डोपिंग शुड बी मॉडरेट। पहला है आपका डोपिंग शुड बी मॉडरेट। मॉडरेटिंग पिछले केस में क्या था, हाई था आपका डोपिंग, पिछले केस में आपका डोपिंग हाई था, यहां पर डोपिंग आपका मॉडरेट होगा। दूसरी जो बात है जो यहां पर होनी चाहिए वो आपका जो थिकनेस होना चाहिए, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन शुड बी हाई। ठीक है जी। अब देखो यहां पर हम बोल रहे हो कि सर अगर आप ये दो कंडीशंस फुलफिल कराओगे तो आपका क्या होगा, एवालांचे ब्रेकडाउन होगा। एवालांचे ब्रेकडाउन कैसे होगा, पहले बात ब्रेकडाउन का मतलब तो आप ये समझ रहे हैं ना कि ब्रेकडाउन जब भी होगा एक सर्टेन वोल्टेज पर आने के बाद आपका करंट जो है वो आपका स्पाइक करेगा। पिछले केस में क्यों स्पाइक कर रहा था, क्योंकि आपका थिकनेस बहुत कम था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था, जिसके चलते बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे थे, इसके चलते न्यू करंट कैरियर्स बन रहे थे और वही करंट कैरियर्स करंट बढ़ा रहे थे। यहां पर क्या है कि आपका जो थिकनेस है ना डिप्लीशन रीजन का, ये अच्छा खासा थिकनेस है। अब होता ये है आपका एवालांचे ब्रेकडाउन में कि देखो आपका ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है पर माइनॉरिटी कैरियर बन के बैठा हुआ था पी टाइप में, इधर आपका पी टाइप डोपिंग था, वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो एक माइनॉरिटी करंट कैरियर बन के बैठा हुआ था। जो आपका एन टाइप डोपिंग था, यहाँ पर आपका होल था, ये आपका माइनॉरिटी करंट कैरियर बन के बैठा हुआ था। तो होगा ये कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये सारा चीज रिवर्स बायसिंग में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका अट्रैक्ट होगा किधर, जो आपका इलेक्ट्रॉन यहां माइनॉरिटी करंट कैरियर बन के बैठा था तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर सपोज करिए आपका अट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, इसके पास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी जो आपकी बढ़ती जाएगी। आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इनिशियली इलेक्ट्रॉन यहां पर सपोज कर रहे थे इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका रेस्ट पर था, तो v स्क्वायर क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया 2 इंटू a इंटू s। ठीक है, अगर ये जो s है, ये क्या है, मान लीजिए आपका s जो है वो आपका थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन है। अगर ये थिकनेस ज्यादा है, जो कि हमने यहाँ पर कंडीशन ही रखा है कि थिकनेस आपका ज्यादा होना चाहिए, अगर आपका थिकनेस, ये जो आपका थिकनेस है डिप्लीशन रीजन का, अगर ये ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन के पास अच्छी खासी वेलोसिटी आ जाएगी जब तक कि डिप्लीशन रीजन को पास कर रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास वेलोसिटी ज्यादा आ गई है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स बैठे हुए थे पहले से, उन कोवेलेंट बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो आपके सिलिकॉन एटम्स जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के बैठे हुए हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन पीछे से आया, ये जो इलेक्ट्रॉन पीछे से आया चलते चलते, इसके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जब ये अपने पूरे काइनेटिक एनर्जी के साथ इन कोवेलेंट बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, उनको कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्राइक आउट कर देगा, उनको बाहर निकाल देगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, आपका फिर से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और आपका एक होल पेयर बनेगा। उनके पास भी अपनी वेलोसिटी है, उनके पास भी वेलोसिटी आ जाएगी कोलिजन के चलते, वो आगे जाएंगे। अच्छा, जो अब अगर ये बाहर निकल गए तो ये भी आपका अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो अगर आपका ये भी अट्रैक्ट होंगे, इनकी भी वेलोसिटी बढ़ेगी, इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ये भी जाएंगे, ये भी आगे कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ेंगे, फिर से आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपका जनरेट होगा। तो जैसे जैसे आपका यहां से इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव करना शुरू करेंगे, उनके पास वेलोसिटी आती जाएगी, वो कोलिजन करेंगे, कोलिजन करके और नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के पास भी वेलोसिटी आएगी ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर वो और नए करंट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाएंगे। और यही जो आपके नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन रहे हैं, आपके इनके मूवमेंट के चलते क्या होगा, आपका करंट बढ़ जाता है। तो ये होता है आपका एवालांचे ब्रेकडाउन।
समझे? आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाने के चलते इलेक्ट्रॉन्स के पास आएगी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, नए इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स बने, वही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाएंगे, और इनके मूवमेंट के चलते आपका करंट जो वैल्यू होता है आपका स्पाइक कर जाता है जैसे ही आपका एवलांचे वोल्टेज अचीव होता है। आई बात समझ में? इसी बात को यहां पर अपने पहले तो आप इन दो स्टेटमेंट्स को लिखिए, इसी चीज को स्टेटमेंट में लिख लीजिए कि when the applied voltage reaches avalanche value in reverse biasing, then the minority current carriers start getting attracted towards opposite sides, and in this process they gain what? They gain velocity. When these high velocity carriers collide with covalent bonds, then they strike out the electrons from covalent bonds, thereby creating new current carriers. The process repeats and new current carriers keep on releasing out which move keep on reaching out आगे लिखिए, due to the movement of these current carriers, current increases suddenly on reaching avalanche voltage. लिख लीजिए। आज जो चीजें आपको पढ़ाई गई आपको समझ में आया? क्या क्या आज हम लोग पढ़े टॉपिक? सबसे पहले हम लोग पढ़े फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, फिर हम लोग पढ़े रिवर्स बायसिंग क्या होता है, दोनों में आपका करंट और वोल्टेज का ग्राफ क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा रिवर्स बायसिंग में जो आपका ब्रेकडाउन होता है वो आपका किस प्रकार से होता है, जीनर ब्रेकडाउन और आपका एवालांचे ब्रेकडाउन। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, और उसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे उनको भी हम कवर करते जाएंगे। आज जो पढ़ा है उसमें कहीं कोई डाउट है? ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक फिर।